Yes, this is Amit Amresh, ये फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग चूंकि ये 3-4 वीडियो जो है वो इंडियन इकोनॉमी की शुरुआती दौर की वो बन चुकी है, यानी इकोनॉमिक्स वाले पार्ट की। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सेक्शन को आज हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। और शुरुआती दौर में थोड़ा इसके बारे में ये जानना जरूरी है। एक तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेगमेंट है जनरल स्टडीज का, यानी कि जनरल स्टडीज में इसेंशियली यानी आवश्यक तौर पे इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। और चूंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसका ये कुछ पोर्शन जो है वो स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन का ये अर्थ हुआ कि जो चीजें ये मौजूद हैं ये प्रिंसिपल्स के तौर पे या थ्योरी के तौर पे, तो वो चीजें स्टैटिक हैं। और उसके ऊपर यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का या कॉम्पिटिटर्स का ये कमांड होता है या होना चाहिए उसके ऊपर। और इंडियन पॉलिटी का एक दूसरा भी सेगमेंट है जो कि ये डायनेमिक सेगमेंट है। ये डायनेमिक सेगमेंट का ये अर्थ हुआ कि जो कि उसका ये गतिशील पार्ट है, यानी कि जो चीजें हो रही हैं हमारी ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, उसके बारे में जानना, उसके बारे में अपने आप को अप टू डेट रखना, ये भी आवश्यक हो जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर सही ढंग से ये क्वेश्चंस का ये जवाब देने के लिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन पॉलिटी सेक्शन को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। यानी कि जनरल स्टडीज ये पेपर में इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें से ये एक पिलर है। और दूसरी, अगर आप यानी कि सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, वो चाहे आप किसी भी स्तर की वो सेवा हो, यानी कि आप अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट या सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं या आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, और अगर आप ये गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में भारतवर्ष की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था हमारे देश के अंदर कार्य कर रही है उसके बारे में एक उचित ये जानकारी का होना आपके लिए बहुत ही ये जरूरी है। और खास करके जो यूपीएससी के या स्टेट यानी कि ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जैसे कि बीपीएससी हुआ या यूपीपीसीएस हुआ, स्टेट लेवल के जो आपको ये कमीशन के एग्जामिनेशंस हैं, तो उन एग्जामिनेशंस के लिए तो ये आपका इसके बारे में आपको यूज्ड टू होना, पूरी अच्छी तरीके से इस ये सब्जेक्ट को आत्मसात कर लेना आपके लिए निहायत ही ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपको उसी इन्वायरमेंट में जाना है, आपको उसी ये सिस्टम में जाकर के आपको ये कार्य करना है। तो किसी भी सिविल सर्वेंट को अगर ये भारतवर्ष का राजनीतिक प्रशासनिक जो हमारे यहाँ व्यवस्था काम कर रही है, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में अगर मूलभूत जानकारियां ही उपलब्ध नहीं है, अगर हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज को ही नहीं समझ रहे हैं, अपने देश के संविधान के इश्यूज को ही नहीं समझ रहे हैं, तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट ये कभी भी नहीं हो सकते हैं। ट्रेनिंग्स में भी जाकर के आपको इन चीजों को सीखना ही पड़ेगा। ये सब सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। हम अगर यूपीएससी की बात करें तो ये सब्जेक्ट आपको केवल जनरल स्टडीज में ही हेल्प नहीं करता है। ये सब्जेक्ट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल समझ को विकसित करता है, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी उस ढंग से डेवलप हो जिससे कि आप एक अच्छे इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हो सके, अंडरस्टैंडिंग वाले एडमिनिस्ट्रेटर हो सके, और भारतवर्ष की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
और जो हमारे ये कल्चरल एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस पे आप ये खड़े उतरे, उसके लिए आपको भारतवर्ष की जो संवैधानिक ये पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको जानना ये जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट है। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिपरेशन के नाम पे जो अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं, अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि जस्ट यू हैव टू ये रिमेंबर द आर्टिकल्स, कि जो आर्टिकल्स हैं एक से लेकर के और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 और उसके बाद से अन्य यानी बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी हुए हैं, तो सारे आर्टिकल्स को याद कर लेना और फिर उसको यानी कि लिटरली उसको ये क्रैम करके या रॉट मेमोरी के आधार पे आप इंडियन पॉलिटी को अगर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो लोअर ग्रेड के एग्जाम्स है उसमें आपको हो सकता है कि एक निश्चित स्तर की सफलता मिल जाए, लेकिन केवल आर्टिकल्स को याद करके, यानी कि आप ये भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों को याद करके, और अगर आप सोचिएगा कि हायर लेवल के जो एग्जाम्स है उन एग्जाम्स में आपको सफलता मिल जाए, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन एनी केस। तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। तो इसीलिए अपने ये दिल और दिमाग को ये खुला रखिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए, अगर ये कॉन्सेप्चुअली देखा जाए इस सब्जेक्ट को, तो बहुत ही इसके अंदर प्रोफाउंडनेस है, ये प्रगाढ़ता है और ये आपको अंदर से इंडीच करेगा। हायर यानी सिविल सर्विसेज के आप एग्जाम्स में जाइएगा तो जो एसए का पेपर होता है, तो एसए के पेपर में भी आपको एक ना एक टॉपिक ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि इस ये सेगमेंट से संबंधित हो। तो अगर आपको इस ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही अगर महीन पकड़ है, बहुत ही इसकी इंट्रिकेसीज को आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, इसकी आत्मा को समझ रहे हैं अगर इस यानी कि सब्जेक्ट के, तो फिर वहां पे आप बहुत ही अच्छा ऐसे लिखिएगा और उसके हिसाब से आपको ये मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है। तो मैं जैसा कि बोल रहा था कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का ये अर्थ नहीं है कि आप केवल आर्टिकल्स को रटे जा रहे हैं, और जैसा कि आप ये नेट खोल करके देख लीजिए, तो इंडियन पॉलिटी के नाम पे ये जितने भी आपको ये यानी कि ट्यूटर्स मिलेंगे, जितने भी लोग आपको ये पढ़ा रहे होंगे, वो लोग ये यानी इसी के ऊपर फोकस करते हैं कि आर्टिकल को रट जाओ। तो आपको ये तोता थोड़े ही है, तोता भी उस चीज को रट सकता है। तो उसके इसेंस को समझना, नॉलेज वाला जो उसका पार्ट है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, यहां पे हम लोगों का फोकस है। ये हमेशा इस चीज को आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही चीज हम लोगों को अन्य लोगों से अलग बना रही है कि हम लोग ये ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सीरियस एस्पेक्ट हैं, कोर एस्पेक्ट्स हैं किसी भी ये सब्जेक्ट के, उसके ऊपर हम लोग ये फोकस करें, वो चीज हम लोग आपको बताएं। अब सबसे बड़ी बात, अब इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंडियन पॉलिटी में आखिर ये पढ़ना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान ये कौन सी यानी कि ये चिड़िया का नाम है, क्या इससे ये पर्पस यानी कि सॉल्व होता है। तो इसमें आप इस चीज को समझिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो आप भी जानते होंगे। वी लव टू बी इन एसोसिएशन, हम लोग एक एसोसिएशन में एक साथ एक कंपनी में रहना ये पसंद करते हैं। दूसरा एक फैक्ट ये है कि अगर बहुत सारे मनुष्य अगर वो एक साथ रह रहे हैं, तो फिर यानी कि किसी दिए गए जियोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत
किसी दिए गए भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि संसार के अंदर कोई भी ये दो मनुष्य एक जैसा नहीं है। इस प्रकृति ने हर एक मनुष्य को अलग अलग रेस्पेक्ट में वो अलग अलग ढंग से बनाया है। हर एक मनुष्य अपने आप में यूनिक है। और मनुष्य से ऊपर वाली जो सोशल एग्रीगेशन होता है लोगों का, उसको हम लोग ये फैमिली बोलते हैं। और फैमिली से ऊपर आपको ये समाज है। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि भिन्न भिन्न प्रकार के ये सोच के मनुष्य, भिन्न भिन्न स्थितियों में रहने वाले मनुष्य, भिन्न भिन्न परंपराओं को मानने वाले लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनने वाले लोग, भिन्न भिन्न यानी बिलीफ सिस्टम को रखे हुए लोग, अगर वो एक साथ रहेंगे तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स का होना ये स्वाभाविक है। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे, मतलब वाद विवाद की स्थिति जो है ये पैदा होगी ही होगी। और हम लोग इस चीज को जानते हैं बेहतर ढंग से, यानी कि बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हम लोग एनिमलिया में ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्यों के अंदर उसका एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट भी होता है, क्योंकि बायोलॉजिकली वी ऑल आर एनिमल्स। तो ये पशुत्व का गुण जो है ये भी हम लोगों के अंदर होता है। तो अगर यानी बहुत सारे मनुष्य अगर एक साथ वो रह रहे हो और उनके बीच अगर कोई, क्योंकि वहां पे मतांतर होंगे ही होंगे, यानी अलग अलग ये विषयों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की जो राय होती है मनुष्यों में, उसमें ये मतांतर होंगी ही होंगी, इसको आप नहीं रोक सकते। तो अगर ये मतांतर होंगे तो वहां ये डिफरेंसेस पैदा होंगी मनुष्य से मनुष्य के बीच में। डिफरेंसेस अगर कंट्रोल में ना आए तो फिर वहां पे डिविजन्स ये पैदा होने लगेंगे, यानी कि मनुष्य से मनुष्य के बीच में, फैमिली से फैमिली के बीच में, एक समाज का दूसरे समाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स ये पैदा होने लगेगा। और जब वही ये कॉन्फ्लिक्ट्स जब अनरेगुलेटेड हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो समाज के अंदर ये डिविजन्स आने लगती हैं, खाई आने लगती है। और डिविजन्स आने लगती हैं, वहीं ये बैटल्स बनती हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो सकती हैं। मतलब कुल मिला जुला करके अगर बोला जाए तो एक जंगल राज की स्थिति ये पैदा होगी। यानी जंगल राज का ये मतलब हुआ, हम लोग जानते हैं अगर कोई जंगल है, जंगल राज का यही मतलब होता है कि वहां का राजा ये कौन होगा या वहां पे ये कौन सी व्यवस्था काम करेगी, उसका डिटर्मिनेशन जो है, उसका निश्चय जो है ब्रूट फोर्स से किया जा रहा है, फोर्स से, यानी कि ये बल का इस्तेमाल करके। और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो राजा होगा और उसी की ये व्यवस्था काम करेगी, उसी का रेगुलेशन काम करेगा वहां पे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो समाज होता है उसको अगर एक जंगल राज के रूप में अगर तब्दील कर दिया जाए, अगर ये बदल दिया जाए, तो उसका ये अर्थ हुआ कि वहां पे जो ये कमजोर हैं या दबे कुचले हैं, उनको और ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। उनके जो अपने राइट्स हैं, एक मनुष्य होने के नाते उनके अपने जो अधिकार हैं, उनके अपने जो एस्पिरेशंस हैं अपने लाइफ से, अपनी आकांक्षाएं जो हैं लाइफ से, जो होप है, वो सब सारी चीजों के ऊपर कुठाराघात होगा। और इस प्रकार से यानी कि मानवीय सभ्यताएं काम नहीं कर सकती हैं, मनुष्य इस प्रकार से नहीं रह सकता है। तो एक तरफ देखा जाए तो अगर बहुत सारे मनुष्य एक साथ रह रहे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स का होना स्वाभाविक है। दूसरा एक फैक्ट है कि मनुष्य जो है वो अपनी ये स्वतंत्रता को चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक व्यवस्था के भी अंतर्गत वो रहना चाहता है, जिससे कि एक समूह के रूप में जो उसकी सुरक्षा है या एक व्यक्ति के रूप में जो उसकी सुरक्षा है, उस सुरक्षा को
सुनिश्चित किया जा सके और वो एक शांतिमय जीवन अपना जी सके, जिसमें कि वो अपने लाइफ को फुलेस्ट मैनर में एंजॉय कर सके और उसके अपने लाइफ से जो एस्पिरेशंस हैं, उसके अपने जो होप हैं, उनको वो फुलफिल करने की दिशा में वो प्रयास कर सके। एग्जैक्टली इट्स द पॉइंट, एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहां पर कि एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। व्यवस्था होनी चाहिए मानवीय, यानी कि ये समाज को संचालित करने के लिए। व्यवस्था विहीन जो समाज होता है, व्यवस्था विहीन अगर मनुष्य एक समूह के रूप में अगर वो रह रहा है, तो वहां पे एनार्की फैलने लगेगी, वहां पे अराजकता की स्थिति ये पैदा हो जाएगी। तो लंबे टाइम से, जब से इस विश्व में ये डेमोक्रेसीज आई, प्रजातंत्र का कॉन्सेप्ट आया, और प्रजातंत्र के ये कॉन्सेप्ट के आने के पश्चात लोगों ने ये महसूस किया कि किसी भी एक कंट्री, किसी भी एक देश को संचालित करने के लिए, उसको इफिशिएंट मैनर में और रेस्पॉन्सिबल मैनर में संचालित करने के लिए, न्यायपूर्ण ढंग से उसको संचालित करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई जरूर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे ये बेसिक ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बेसिक रूल्स होने चाहिए, जिसके के आधार पे उस कंट्री के अंदर जो वहां पे राजनैतिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका संचालन किया जा सके, और जिससे कि अराजकता की स्थिति से बचा जा सके और मनुष्य अपने कल्याण को कर सके, मनुष्य अपने ये कल्याण को करना सुनिश्चित कर सके, और इसके साथ ही साथ एक देश के रूप में, एक कलेक्टिव एंटिटी के रूप में जो हमारा समाज है, वो भी ये विकास और संपन्नता के एम्स को वो हासिल कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन की यहीं पे जरूरत है। अगर आपको अव्यवस्था से बचना है, अगर आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचना है, अगर आपको एनार्की से बचना है, तो वैसी स्थिति में यू मस्ट हैव सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स इन योर कंट्री थ्रू विच यू कैन रन योर कंट्री पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही स्टैंडर्ड परिभाषा और सामान्य सी परिभाषा ये भी आती है। आप देखिए, जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा गया है कि ए कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक, यानी कि कोई भी ये संविधान जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान, हिंदी मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इज द रूल बुक। ये एक ऐसा एक रूल बुक है, यानी कि बेसिक नियमों की ये किताब है, रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में, फॉर ए स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए, राज्य के लिए। अब यहां पे एक चीज और ये ध्यान में रहे, राज्य से आप यहां पे, जैसे हम लोगों के यहां जो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सामान्य अंडरस्टैंडिंग होती है कि बिहार राज्य, यूपी या मध्य प्रदेश, उसको भी हम स्टेट बोलते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग स्टेट तो बोलते जरूर हैं, लेकिन जो स्टेट का जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है पॉलिटिकल साइंस में, उस स्टैंडर्ड डिफिनेशन के तहत बिहार राज्य या यूपी राज्य या मध्य प्रदेश ये सब ये नहीं आते हैं। ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है स्टेट, और सामान्य सा मतलब समझिए कि क्या, स्टेट का मतलब होता है राज्य, राज्य से मतलब समझिए कि देश, कोई देश। तो पॉलिटिकल साइंस में हम किसी भी जो राज्य की परिभाषा होती है, उसके 3-4 आवश्यक इसेंशियल ये तत्व होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं। वो जानते क्या क्या? हम स्टेट की संख्या उसी को देंगे जिसके के पास अपना एक जियोग्राफिकल टेरिटरी हो, जियोग्राफिकल टेरिटरी।
जियोग्राफिकल ये टेरिटरी का ये मतलब हुआ क्या, ये भौगोलिक सीमा। मतलब जैसे आप ये भारतवर्ष को देख लीजिए तो भारतवर्ष का अपना एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है। आप ये ज्योग्राफी में जाइएगा तो ये पढ़ने में आता है, हम लोग जानते हैं कि इतना अक्षांश और इतना ये देशांतर तक, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर के ये दक्षिण तक भारतवर्ष का जियोग्राफिकल स्ट्रेच है, यानी कि भौगोलिक सीमा है। तो राज्य उसको बोलेंगे जिसकी कि अपनी कुछ ना कुछ यानी कि भौगोलिक ये सीमा हो। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि राज्य उसको बोलेंगे जहां पर कि उसका अपना एक पॉपुलेशन हो, यानी कि ये कोई ना कोई जनसंख्या वहां पे निवास कर रही हो, लोग निवास कर रहे हो। अब मान लीजिए कि कोई बैरन ये लैंड है, कोई रहता ही नहीं वहां पे, शासक और शासित का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रूलर और ये रूल्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो स्टेट का कॉन्सेप्ट वहां आएगा ही नहीं। उसका क्या मतलब है, ये कोई तुक नहीं है। तो कोई ना कोई ये पॉपुलेशन होना चाहिए, एक निश्चित या एक वह पॉपुलेशन उसका ये साइज होना चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी अपना ये कुछ ना कुछ उसकी अपनी एक मतलब गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए वहां पे, जो कि वहां के यानी राजनीतिक तौर पे वो काम कर रही हो वो सरकार, और उस भौगोलिक सीमा की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसको वो लीड कर रही हो। और चौथा जो आपका कंडीशन होता है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। आप ये कंफ्यूज कर सकते हैं, संप्रभुता यानी कि उस स्टेट में, स्टेट हम उसी को बोलेंगे कि वहां एक निश्चित ये सरकार हो, वहां का अपना कोई पॉपुलेशन हो, उसका अपना एक निश्चित ये जियोग्राफिकल एरिया हो, और उसके पास अपनी ये सोवेरेनिटी हो। सोवेरेनिटी का ये अर्थ हुआ कि अपनी ये संप्रभुता हो। संप्रभुता का ये अर्थ होता है कि अपने बारे में डिसीजंस लेने का जो अधिकार है वो अधिकार वहां की ये सरकार के पास होना चाहिए, वहां के ये गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। मतलब किसी अन्य विदेशी शक्तियों का उसके ऊपर ना कोई ये प्रभाव हो, आपको कोई मजबूर ना कर सके कि आप अपने डोमेस्टिक मामलों में यानी कि घरेलू मामलों में, या आप अपनी विदेश नीति से संबंधित आप जो डिसीजंस ले रहे हैं उन डिसीजंस को आप खुद से लेने में सक्षम हो, आपके ऊपर किसी एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसका यह मतलब है कि आपकी सोवेरेनिटी आपके पास है, आप एक सॉवरेन स्टेट है। तो ये चार कंडीशंस का जहां पे फुलफिलमेंट होता है उसको स्टेट की संज्ञा दी जाती है। तो स्टेट से आप इसका ये मतलब समझिएगा यहां पे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आइएगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के मतलब को हम और भी ज्यादा इसको यानी कि डेप्थ में जाकर के समझाएंगे। हम लोग जो ये सामान्य ढंग से ये समझ लेते हैं कि बिहार स्टेट, यूपी स्टेट, मध्य प्रदेश, ये वो नहीं। यहां पे आप एक एस्पिरेंट हैं, कॉम्पीट करने जा रहे हैं किसी एग्जाम में, टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना होगा। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हैं तो एग्जाम्स में आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा। आप केवल वही सवाल बनाएंगे जो कि ये फैक्ट पे आधारित हैं। फैक्ट्स पे आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उससे आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता है। वो तो बनाना जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। जो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक फॉर ए स्टेट, कि किसी भी देश का जो संविधान होता है, अब समझिए जहां भी स्टेट आएगा तो मैं उसको ये देश बोलूंगा, आप समझ जाइएगा कि उसका मतलब क्या है।
तो बोल रहा है कि उस देश को संचालित करने के लिए, राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे संचालित करने के लिए जो बेसिक रूल्स होती हैं या बेसिक ये प्रिंसिपल्स होती हैं, उसका ये एक रूल बुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेट्स आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय विच द स्टेट इज ये गवर्न्ड। और बोल रहा है कि किसी भी देश का ये संविधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी उन मूलभूत सिद्धांतों को वो रखता है, या वो मूलभूत सिद्धांत उसमें लिखे गए होते हैं जिसके की आधार पे उस देश का यानी उस स्टेट की ये गवर्निंग होगी, यानी कि वहां पे उसको ये गवर्न किया जाएगा, यानी कि शासन और प्रशासन की व्यवस्था वहां पे संचालित की जाएगी। इट डिस्क्राइब्स द मेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। और जो संविधान होता है वो इस भी चीज को डिस्क्राइब करता है, इस भी चीज को बताता है कि उस देश में, उस स्टेट में वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए मुख्य जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कौन कौन से होंगे, उनके कार्य क्या क्या होंगे। जैसे हमारे अपने देश में देख लिया जाए, मेन इंस्टीट्यूशंस हमारे क्या हैं? हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद, हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारी कार्यपालिका, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, जैसे फिनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो उस कंट्री को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए डेमोक्रेटिक मैनर में और रिस्पॉन्सिबल मैनर में संचालित करने के लिए कौन कौन से बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस का, उन संस्थाओं का ये कार्य क्या क्या है, इन सब सारे चीजों के बारे में जो बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं ये संविधान में दी गई होती हैं, लिखित रूप में दी गई होती हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इंस्टीट्यूशंस, कि उस देश में जो भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, यानी मुख्यतः देखा जाए तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, ये सब हम आगे बताएंगे। लेजिस्लेचर बोलते हैं विधायिका को, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, यही 3 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी हैं। और तीसरा जो है आपको जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो इन सब ये संस्थाओं का ये कार्य क्या है, इनकी शक्तियां क्या होंगी, ये किस प्रकार से संस्थाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा यानी कि ये कार्य क्षेत्र क्या होगा, इनका लिमिटेशंस क्या होंगे। तो इन सब सारे चीजों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई होती है, यानी लिखित रूप में ये दिया गया होता है किसी भी देश के ये संविधान के अंदर। तो संविधान होता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसके बारे में मैं ऐसा सोचता हूं कि आपको एक बहुत ही ये डिटेल्ड ये जानकारी आपको मिली, बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल जानकारी मिली। अब अगले ये लेक्चर में, आज का तो इंट्रोडक्टरी ये था, इंट्रोडक्टरी क्लास था, अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को कितने आप ये ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, और हर एक सेक्शन को हम लोग ये किस प्रकार से ये पढ़ेंगे और किस प्रकार से आपको ये नोट मेकिंग करनी है, या कौन सा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, कौन कौन सी बुक्स का आप ये सहारा लेंगे, इन सब सारे चीजों को कवर करता हुआ आपका यानी कि ये सेकंड वीडियो इसमें आएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक, क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल ये अलग हैं, यानी हम लोग यहां पे कोई ऐसा थोड़ी है कि जूता चप्पल हम लोग बेच रहे हैं, यानी कि आप YouTube खोल लो या किसी भी सोशल मीडिया के साइट को खोल लो या प्लेटफॉर्म्स को खोल लो,
तो लोग इस प्रकार से ये पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित जो चीजें हैं उसको इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि वो जूता बेच रहे हो, समोसा बेच रहे हो, जैसे लग रहा है कि ये टोपी बेच रहे हो। हद स्थिति है। अनाप शनाप आकर के उल्टी सीधी बातें, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, ना उत्तर मालूम है उसका, ना दक्षिण मालूम है, और 5-5 10-10 मिनट्स का ये क्लिप दे करके और उसमें ये मिर्च मसाला लगा करके, जिससे कि क्योंकि हम लोग जानते हैं ह्यूमन माइंड जो है, आपका जो मन होता है, वो जितनी भी एक गड़बड़ चीजें होती हैं उसके ऊपर वो जल्दी अट्रैक्ट होता है। ठीक है ना? आप पढ़ रहे हैं, अचानक से मन किया कि समोसा खाते हैं, उठ करके चल दीजिएगा, 1 सेकंड भी नहीं सोचिएगा। ये नहीं सोचने जाइएगा कि जो हम ये पढ़ रहे थे, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, उसमें एक छोटी सी मेरी इच्छा जो है, मन की जो इच्छा है, वो इतना बड़ा भूचाल ला दी, उसके बारे में आप नहीं सोचिएगा, उठ करके आप ये चल दीजिएगा। तो ये मन की वैसी ही स्थिति है, भिन्न भिन्न रूपों में ये दौड़ता है, वो दौड़ता है, लोग उसको दौड़ाते हैं, आप और दौड़ते हैं, वो और दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते वो वहां पहुंच जाता है जहां पे कि उसको मालूम भी नहीं चलता है कि मैं कहां गया हूं। यही भटकाव होता है, और जहां भटकाव होती है वहां पे सक्सेस नहीं है। तो इसी ये नोट के साथ आज का ये क्लास को मैं खत्म कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम बिल्कुल आएंगे ये पॉइंट पे। अगले वीडियो में अब हम लोग इस सेगमेंट को देखेंगे कि आपको ये पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट हो लेंगे इस ये सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से। तो आज के इस ये वीडियो लेक्चर के लिए आपका धन्यवाद। आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी हमारी आशा है, अपेक्षा भी है। थैंक यू।